बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर था हमारा चैप्टर नंबर 5 पे, हमने ऑक्सी एसिड्स किए थे। तो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था ब्लीचिंग पाउडर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने इक्वेशंस आपको नज़र आ रही होंगी। ब्लीचिंग पाउडर को हमने अगर प्रिपेयर करना है तो हमें बेसिकली दो रीएजेंट्स चाहिए होंगे। नंबर 1 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या हम इसको स्लेक्ड लाइम भी कह सकते हैं, और नंबर 2 क्लोरीन। ठीक, अगर हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा और साथ वाटर रिलीज होगा। यहाँ अपने एक बात ये समझनी है कि ये स्लेक्ड लाइम कैसे प्रिपेयर होता है। तो स्लेक्ड लाइम के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ठीक, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो नतीजे में हमारे पास मिलता है हमें कैल्शियम ऑक्साइड और साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा हम इसको नेक्स्ट फेज में वाटर के साथ ऐड करते हैं, HOH। जब इसको हम वाटर के साथ ऐड करेंगे नतीजे में हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये अमूमन हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के दो मेथड है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एक टावर में क्या करते हैं, ऊपर से हम ऐड करते हैं स्लेक्ड लाइम और नीचे से गर्म हवा प्लस क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जो स्लेक्ट लाइम है ज़ाहिर है लिक्विड फॉर्म में ये ऊपर से नीचे आएगा अंडर रिएक्शन ऑफ ग्रेविटी, और जो क्लोरीन गैस होगी वो तो आप कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी लेस होने की वजह से ऊपर राइज करेगी, और जब ये दोनों आपस में कंटैक्ट करेंगे तो नतीजे में बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स, दो मेथड्स हैं, एक ओल्ड मेथड जो हेज़नक्लेवर मेथड और दूसरा बैकमैन। इसमें आपने एक बात याद रखनी है, दोनों मेथड जो दिखने में इनके जो प्रैक्टिसेस वगैरह वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। सिर्फ जो हेज़नक्लेवर मेथड है उसमें मुकम्मल रिएक्टेंट को रिएक्ट करने का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होता, और जो बैकमैन होता है इसमें लेटेस्ट स्टीरर्स यूज़ होते हैं। उन स्टीरर्स की मदद से क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शन होता है, और जो हमारे पास अनरिएक्टेड कंपाउंड है यानी स्लेक्ट लाइम वो बहुत कम बचता है। तो इन दो मेथड से हम इसको प्रिपेयर करेंगे जी। हेज़नक्लेवर मेथड, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से आपने इसको कवर करना है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि जो हेज़नक्लेवर मेथड में ऑपरेटस यूज़ होता है इसमें 4 से लेके 8 तक आयरन सिलेंडर्स होते हैं जो एक रॉड के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिस तरह शेल्व्स बनी होती हैं। ठीक है, घरों में शेल्व्स होती हैं बर्तन वगैरह रखने के लिए, यहाँ जो शेल्व्स होती हैं वो आयरन की बनी है, दरमियान में एक रॉड होता है और वो शेल्व्स की तादाद 4 से 8 हो सकती है। तो पॉइंट 1 चेक करें, ऑपरेटस यूज इन दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ 4 to 8 आयरन सिलेंडर प्लेस्ड वन अबव वन अदर हॉरिजॉन्टली। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि इनको रॉड्स के जरिए कनेक्ट किया जाता है, तो स्टीरर की मदद से, मतलब बेसिकली एक रॉड होता है जो ऊपर से रोटेट करते रहते हैं तो वो स्टीरर का काम करता है। इसके बाद इसके ऊपर एक खाना होता है जिसके अंदर से हम स्लेक्ट लाइम को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऊपर से स्लेक्ट लाइम ऐड करते हैं, नीचे से हॉट एयर क्लोरीन पास करते हैं। तो जिस खाने से स्लेक्ट लाइम ऐड करते हैं उसको हुपर बोलते हैं। आगे इसका स्ट्रक्चर भी है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हुपर के ज़रिए जो अपर कॉलम होगा वहाँ से हम स्लेक्ट लाइम ऐड करेंगे और इसके बाद स्टीरर मुसलसल रोटेट होते रहेंगे। तो क्या होगा, जब ये मुसलसल स्टीरर्स रोटेट होंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से नीचे कंटिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि स्टीरर्स की या शेल्व्स की क्यों ज़रूरत है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं गिराते। तो आंसर ये है कि अगर हम उसको डायरेक्ट गिराएंगे तो सिर्फ चंद मोल्स रिएक्ट करेंगे, लेकिन बाकी जो ब्लीचिंग पाउडर नीचे, जो बाकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो नीचे जा गिरेगा और रिएक्शन मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन जब स्टीरर और शेल्व्स होंगी तो स्टेप बाई स्टेप, यू कैन से स्टेयर बाई स्टेयर, वो थोड़े थोड़े रिएक्टेंट्स वन बाई वन आगे चलते जाएंगे और इस तरीके से मैक्सिमम रिएक्शन होगा और मैक्सिमम हमें यील्ड मिलेगी। और पॉइंट 4 लास्ट स्टेप क्या होगा, क्लोरीन को हम बेस से नीचे से ऐड करेंगे जो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जब वो मूव करेगी तो स्लेक्ट लाइम के साथ रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो जाएगा, और इसके नतीजे में क्या होगा, वो ब्लीचिंग पाउडर नीचे बैठता जाएगा और उसको लोअर जो आउटलेट होगी वहाँ से हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। इसकी डायाग्राम चेक करें जी, ये आपके पास इसकी डायाग्राम है। ये बेसिकली इसका मेन स्टीरर है, ये वाला पोर्शन।
ये वो सारी शेल्व्स बनी हैं। और ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर से ये गोल है, ये इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको हम रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से स्टिरर टू स्टिरर, शेल्व्स टू शेल्व्स जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे मूव करता है। हुपर की बात हो रही थी, तो ये हुपर है, यहाँ से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे और ये इसकी बेस चेक करें, यहाँ से क्लोरीन और हॉट एयर इंजेक्ट करेंगे और जब इनका रिएक्शन होगा तो जो ब्लीचिंग पाउडर है वो नीचे बॉटम में कलेक्ट होता जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम बोलेंगे हेज़न-क्लेवर मेथड। और लेटेस्ट मेथड चेक करें, बेकमैन्स मेथड है। बेकमैन मेथड में भी बेसिकली पहला जो ज़्यादातर मैंने कहा था ऑपरेटर सेम है, तो फर्स्ट पोर्शन इसमें चेक करेंगे, इसमें भी 4 to 8 या 8 हॉरिजॉन्टल शेल्व्स होती हैं। नंबर 2 इसमें भी रोटेटिंग रैक या स्टिरर यू कैन से होता है। नंबर 3 इसमें भी हुपर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हॉट एयर और स्लेक्ट लाइम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नंबर 4 जो क्लोरीन होगी उसको हम बेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और नंबर 5 में क्या होगा, जो स्लेक्ट लाइम है वो नीचे की तरफ मूव करेगा रोटेटिंग रैक्स के ज़रिए, जबकि क्लोरीन ऊपर राइज करेगी, आपस में रिएक्शन करेंगे और ब्लीचिंग पाउडर जो है वो टावर में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, हेज़न-क्लेवर और बेकमैन मेथड में ये दो डिफरेंस हो सकते हैं। क्या कि जो बेकमैन मेथड है ये काउंटर करंट प्रिंसिपल पे मूव करता है। इस बात का क्या मतलब है, जो हमारे रोटेटिंग रैक्स होते हैं हम उनकी डायरेक्शंस दो हम काम कर सकते हैं। एक तो उनको दोनों तरफ रोटेट भी कर सकते हैं और नंबर 2 जो डायरेक्शन होगी हॉट एयर की वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यानी यू कैन से वो वन डायरेक्शन में मूव करता था, इसको हम मल्टी डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। नंबर 2 जो क्लोरीन या जो हॉट एयर होती है वो नीचे से जब ऊपर मूव करती है तो जो यहाँ करंट वगैरह होता है हम उसकी मदद से क्या करते हैं, उन रैक्स को दोनों तरफ रोटेट करते हैं ताकि मैक्सिमम इंटैक्ट हो, मैक्सिमम रिएक्शन हो और मैक्सिमम हमें यील्ड मिल जाए। ठीक हो गया। और लास्ट में आपने ये याद रखना है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, इसलिए कि अगर इसको मामूली सी भी हवा मिलेगी ये डीकम्पोज हो जाएगा, एयर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, नतीजे में क्लोरीन जो है उसके अंदर से ज़ाया हो जाएगी। अब आपने यहाँ ये बात भी याद रखनी है, ये वही ब्लीचिंग पाउडर है जो ब्लीच में यूज़ होता है और वो कैसे वर्क करता है, उस बाटल के अंदर जो ब्लीच होती है जब आप किसी भी कपड़े के ऊपर, स्पेशली जो वाइट होता है, क्योंकि जो ये कलर अब्जॉर्बर होता है तो हम कलरफुल जो क्लोथ्स है वहाँ से यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली जब ये ब्लीचिंग पाउडर कपड़े के साथ कंटैक्ट होता है ना तो वो हवा की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है, नतीजे में क्लोरीन जो है वो रिलीज़ होती है। जितनी ज़्यादा इसको हम अवेलेबल या फ्री क्लोरीन कहते हैं, जितनी ज़्यादा वो फ्री या अवेलेबल क्लोरीन होगी उतनी वो सफाई में अहम किरदार अदा करेगा। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद यहाँ देख लें, इसका भी मैंने बताया कि जो रैक्स हैं वो तकरीबन उसी से मिलते जुलते हैं, उसी तरीके से इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखें, सबसे पहले अगर हम इसका कलर देखें तो ये येल्विश वाइट होता है और इसमें क्लोरीन यानी जो स्मेल होती है ब्लीचिंग पाउडर की अनप्लेजेंसी वो ड्यू टू क्लोरीन होती है। और इसके कुछ रिएक्शंस देखें, नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई दफ़ा डिस्कस किया है, जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करे और अपनी इसकी रिडक्शन हो, या यू कैन से ये दूसरे रीएजेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन करता है। ठीक हो गया। और जब हम इस ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी समझ लें इस पॉइंट की हेडिंग ये भी हो सकती है कि ब्लीच कैसे वर्क करती है। तो जब आपने देखा होगा ब्लीचिंग, जब भी ब्लीच यूज़ होती है तो साथ पानी यूज़ होता है, मतलब कपड़े को अच्छे तरीके से पहले गीला किया जाता है, फिर उसके ऊपर ब्लीच के 1-2 ड्रॉप डाले जाते हैं, देन उसके ऊपर पानी डाला जाता है, देन उसको वॉश किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे भी आपको बताया कि जब ये एयर में आती है तो इसने हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाना होता है। नतीजे में क्या होता है, ये अपना एक्शन दिखाती है। और कैसे दिखाती है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो 3 तरह के आयन्स बनेंगे, कैल्शियम का आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा और ऑक्सी क्लोराइड आयन। ये मेन रीएजेंट है जो कपड़े की सफाई में, यानी हाइपोक्लोराइड आयन जो है ये बेसिकली ब्लीच के तौर पे या ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम इसका रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो ये हमें हाइपोक्लोरस एसिड देगा। हाइपोक्लोरस एसिड मीन HOCl लिख सकते हैं या HClO लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपने याद रखना है। दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट लेना है तो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और साथ हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा।
जी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम एसिड को डाइल्यूट के बजाय कंसनट्रेटेड लें, ठीक, नतीजे में क्या होगा, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो Cl2 यानी क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। दिस Cl2 इज कॉल्ड फ्री क्लोरीन और अवेलेबल क्लोरीन। और मैंने आपको बताया है एक ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अवेलेबल क्लोरीन की परसेंटेज पे होती है। लाइक जितनी ज़्यादा Cl2 की परसेंटेज इस रिएक्शन से रिलीज़ होगी उतना उसका मोड ऑफ एक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। लाइक इसको हम यूज़ किधर करते हैं, तो हम ब्लीचिंग एजेंट पेपर इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में जो पेपर यूज़ होता है वो मुख्तलिफ कलर्स का होता है, मतलब बेसिकली पेपर वाइट होता है, लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखें तो कोई ब्रिलियंट वाइट पेपर होता है, कुछ नॉर्मल वाइट होता है। आपने प्रिंटिंग पेपर देखे होंगे, जिस तरह कॉपी मेट हो गया, AA या A4 पेपर हो गया जिससे प्रिंटिंग करते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइट होता है। तो ये वाइटनेस जो पेपर की होती है वो भी इस अवेलेबल क्लोरीन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा इसकी परसेंटेज होती है उतना ज़्यादा ये उस पेपर को, उस वुड पल्प को साफ करता है और ब्राइट करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। चेक करें, क्वेश्चन बन सकता है कि अवेलेबल क्लोरीन क्या किसे कहते हैं। तो चेक करें जी, जब हम ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो क्लोरीन फ्री बनेगी यानी Cl2 बनेगी, उसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। और एक्टिविटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबल क्लोरीन और एवरेज परसेंटेज, यानी जो आम परसेंटेज ब्लीचिंग में यूज़ होती है वो 35 से 40 होती है। और ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू ऑक्सीडेटिव करेक्टर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब ये एयर में आता है तो ऑक्सीडेशन इसकी होती है और इस ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीच अपना वर्क करती है। इसके बाद जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ, हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ सेम प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे। सिर्फ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो Cl2 बनेगी, हाइपोब्रोमस एसिड है तो इधर Br2 आएगी, और हाइपोआयोडस एसिड है तो इधर I2 आएगी। तो बेसिकली इस तरीके से ये एसिड से रिएक्शन करता है। इसके बाद अगर हम अमोनिया की बात करें, ज़ाहिर है आगे क्वेश्चन हमारा आ सकता है, लॉन्ग बन सकता है कि प्रूव करें कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपने रिएक्शन सारे करने हैं, 1 2 3 4 और ये 5th वाला। तो सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ रिएक्शन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट अमोनिया के साथ। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो देखें बाकी रिएजेंट वही सेम है, लेकिन ये अमोनिया के अंदर से कौन सी गैस रिलीज करेगा, नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे पता चलेगा इसने ऑक्सीडेशन की है या नहीं की। तो आप चेक करें, यहाँ नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 होता है, और यहाँ जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो चेक करें -3 से 0 हुआ है, तो कैसे होगा, +3 करके यानी इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसका मतलब अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ब्लीचिंग पाउडर की क्या होगी, रिडक्शन। तो जिसकी अपनी रिडक्शन हो वो बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। सिमिलरली यहाँ चेक करें, क्लोरीन -1 से 0 हुई है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग पाउडर ने की है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करे। क्योंकि Cl की ऑक्सीडेशन हुई है ब्लीचिंग पाउडर की वजह से, तो दैट इज़ वाई ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ऊपर वाले रिएक्शन में भी आप ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट इसका जो रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होगा और यहाँ भी क्लोरीन जो है वो रिलीज़ करेगा। तो ये इसका लास्ट रिएक्शन होगा, और ये तकरीबन सारे जो रिएक्शंस हैं ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर के डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। तो यूज़ चेक करें, नंबर 1 फॉर द लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जिस तरह हमने ऊपर रिएक्शन की हैं, क्लोरीन भी कह सकती हैं, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो इन सब की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। इसके बाद इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म मीन CHCl3, तो इसकी प्रिपरेशन में भी ये यूज़ हो सकता है। एज अ डिसइनफेक्टेंट इन द स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, डिसइनफेक्टेंट जर्म किलर, तो ये पानी की स्टरलाइजेशन यानी पानी की सफाई में जरासीम को ख़त्म करता है। और जिस तरह आपको पता होगा क्लोरीन जब हम वाटर में ऐड करते हैं, अक्सर स्विमिंग पूल या टैंकियाँ साफ़ करने के लिए Cl2 यूज़ होती है, तो वो भी 2 कंपाउंड बनाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। यहाँ से OCl रिलीज होती है जो जर्म किलर है। सिमिलरली अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला देखें तो उसमें भी OCl कंपाउंड है। तो जब ये वाटर के अंदर हमने ऊपर रिएक्शन भी पढ़ा था तो ये OCl रिलीज करती है, और ये OCl ही दरअसल डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है।
फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, यानी वूल में ये खूबी होती है कि एज टाइम पास सुकड़ जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन अगर ब्लीचिंग पाउडर की मदद से हम उस जो वूल है वो अनश्रिंकेबल प्रिपेयर होगी, यानी उसकी लाइफ जो है लॉन्ग होगी और वो श्रिंक नहीं होगी, जिसको आप पंजाबी में शिलिंग भी बोलते हैं, तो ये अनश्रिंकेबल वूल की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। लास्ट देखें ब्लीचिंग का, इसके बाद कॉटन में लिनन, पेपर, पल्प वगैरह, इन सब की जो सफाई वगैरह होती है उनकी इसकी मदद से होती है, यानी उनका जो कलर वाइट होता है वो भी इसकी वजह से होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, चैप्टर हमारा कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से आपने चेक करना है, ठीक है। आपकी असाइनमेंट यही है कि जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।